गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत अपवाह की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत अपवाह क्या होता है और क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है और क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये अपन आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है अपवाह, किसी भी चीज़ का बहना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो अपनी विद्युत बल रेखाएं हैं वो किस प्रकार से बह रही हैं। तो विद्युत बल रेखाएं हैं, किसी भी आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत बल रेखाओं के रूप में अपन दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये किसी भी आवेश के कारण से विद्युत बल रेखाएं। अगर मैं बाहर की तरफ करूँ तो धनावेश अपन मान लेंगे और अंदर की तरफ लूँगा दिशा इनकी तो ऋणावेश हो जाएगा। तो ये विद्युत बल रेखाएं, अब यहाँ पर इन्हीं विद्युत बल रेखाओं का थोड़ा सा हिस्सा अपने यहाँ पर दिखाया है। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं और ये छोटा सा एक क्षेत्रफल का टुकड़ा ले लिया, क्षेत्रफल अल्पांश या एरिया ले लिया अपने छोटा सा। अब इस क्षेत्रफल में से ये कितनी विद्युत बल रेखाएं प्रति सेकंड गुजरती हैं, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, वह विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत अपवाह कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि एक कोई भी फ्रेम लीजिए, एक खाली फ्रेम, चौकोर फ्रेम लीजिए और उस फ्रेम में से अगर पानी बह रहा है, तो अगर कितना पानी उस फ्रेम में से बह रहा है तो वह पानी का फ्लक्स होगा। फ्रेम से बाहर की तरफ बह रहा है, उससे कोई अपने को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, अपना इंटरेस्ट है उस फ्रेम, उस बंद लूप में से। जैसे मैं कहूँ कि ये फ्रेम है, एक चौकोर फ्रेम है और इसमें से कितना पानी बह रहा है या कितनी विद्युत बल रेखा इसमें से गुजर रही हैं। अर्थात अपन इसको टेक्निकल रूप से डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वह विद्युत फ्लक्स कहलाती है। लंबवत दिशा का मतलब यह है कि वो क्षेत्रफल की दिशा होनी चाहिए, अर्थात जो विद्युत बल रेखाएं हैं वह उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में टकरानी चाहिए। अर्थात जो क्षेत्रफल की दिशा है वह और विद्युत बल रेखाओं की दिशा है वह एक जैसी होनी चाहिए, दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। चूँकि जो विद्युत फ्लक्स है वह क्या है, वह एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल दोनों ही यहाँ पर सदिश राशि हैं, दोनों ही वेक्टर राशि हैं। वो जो विद्युत फ्लक्स है फाई, जिसको अपन फाई से डिफाइन करते हैं, वह हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और उसके क्षेत्रफल अल्पांश के साथ में अदिश गुणनफल, अर्थात ई डॉट डी ए। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि यहाँ पर प्रत्येक अल्पांश के लिए, प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश के लिए जो वैल्यू है वो डी ए आई है और उसके सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आई है। आई का मतलब आयत अल्पांश है। ओके, तो प्रत्येक के लिए अपन यहाँ पर जब फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे तो उन दोनों का अदिश गुणनफल कर देंगे। अदिश गुणनफल करेंगे तो फ्लक्स है वह अपने आप में एक अदिश राशि हो जाएगी। ओके, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश है वह बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा सा, अर्थात डी ए टेंड्स टू 0 कि जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी लिमिट है वो 0 की ओर अग्रसर हो रही है। तो सिग्मा ई आई डी ए आई है, उसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जो कि फ्लक्स का कंटिन्यूस रूप दर्शाता है। अर्थात यहाँ पर जो फ्लक्स इंटीग्रेशन के साथ में ये एक सर्कल दिखाया गया है, ये क्लोज लूप, अर्थात जो क्षेत्रफल है वह जिस 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 भी एरिया से बाउंडेड है, जो वॉल्यूम, वह क्लोज लूप है। तो यह एक बंद पथ को दर्शाता है। जो फ्लक्स है, अगर वह किसी पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं तो फ्लक्स है वो धनात्मक होगा, और अगर किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाएं अंदर की तरफ जाती हैं तो वो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। वो डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेखाएं बाहर की ओर तो धनात्मक फ्लक्स, और चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स है वह नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर यह फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया है कि विद्युत बल रेखाएं हैं, ये बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं। इन विद्युत बल रेखाओं के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन ने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं मानेंगे, वो उसका एक केस हो जाएगा। इसके सामने किसी भी दिशा में, किसी भी थीटा दिशा में, थीटा एंगल के ऊपर टिल्टेड एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया। चूँकि यहाँ पर देखेंगे कि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और यहाँ पर यह क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा डी ए, दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। ओके, तब अपन कह सकते हैं इस क्षेत्र अल्पांश से, इस एरिया से कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डी फाई ई इज इक्वल टू ई कोस थीटा डी ए हो जाएगा। क्योंकि ई कोस थीटा क्या है, इसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन किसका है, ई का प्रोजेक्शन है क्षेत्रफल की तरफ। तो ये ई है, थीटा एंगल पर यह डिफरेंस है इसका, थीटा डायरेक्शनल, तो इसका प्रोजेक्शन लूँगा मैं डी ए पर, तो ये क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा।
डी ए के सापेक्ष, तो ई कोस थीटा इंटू डी ए ये मिला के फ्लक्स दे देगा। तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, क्योंकि अपन को पता है ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। इसको अपन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं वेक्टर कैलकुलेशन के अंदर। तब इस क्षेत्रफल अल्पांश से कुल निर्गत फ्लक्स का मान, कुल आउटपुट फ्लक्स है, कुल आउटवर्ड फ्लक्स है, वह कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन साइन। यहाँ पर मैंने क्लोज लूप नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपना क्लोज लूप की वजह सरफेस लिख सकते हैं, तो मैंने एस लगा दिया, तो यहाँ पर ई डी एस कोस थीटा विद सरफेस। ठीक है, अपन इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। देखिए अगर फ्लक्स है वह है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो इसके एकदम आर पार हो जाएगा, और इसके पैरेलल डायरेक्शन में होगा तो इस क्षेत्र अल्पांश से कोई भी फ्लक्स बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि फाई ई बराबर ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा, ये अपना फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। चूँकि आप देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को जब अपन हटाते हैं वेक्टर में, तो डॉट की जगह क्या लग जाता है, कोस थीटा लग जाता है। यहाँ पर ई भी एक सदिश राशि है और डी ए भी सदिश राशि है, लेकिन फाई है वो अदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन लगाइए, जब थीटा का मान जीरो है तब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि कोस जीरो बराबर 1। तो कोस जीरो बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह है, और जो फ्लक्स के लिए क्षेत्रफल है उसकी दिशा, दोनों एक दिशा में अर्थात सेम दिशा में, इसी डायरेक्शन के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसी डायरेक्शन के अंदर डी ए क्षेत्रफल की तीव्रता है। तब अपन कह सकते हैं कि ई डी ए के बीच में जो थीटा एंगल है वो जीरो है। ओके, तो फाई ई बराबर ई डी ए, जिसको अपन अधिकतम फ्लक्स भी बोलेंगे, फाई ई मैक्सिमम भी बोलेंगे, जब थीटा का मान जीरो होता है तब। अब आप देखिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वह क्षेत्रफल अल्पांश के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लें, उसकी दिशा, सपोज ये अपना क्षेत्रफल अल्पांश है, ठीक है, और इसकी दिशा ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार से। तो ये तो हो गई ई की दिशा और ये हो गई डी ए की दिशा, दोनों के बीच में कितना, 90 डिग्री का कोण। अगर 90 डिग्री का कोण है तो कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 90 का मान होता है 0। तब फाई ई बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात जब विद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच में कोण 90 डिग्री का हो या एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर ई और डी ए एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उस क्षेत्र अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होगा। ओके, अब अपन कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश से अधिकतम फ्लक्स निर्गत कब होगा, जब क्षेत्र की दिशा और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा एक जैसी हो, अर्थात दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा बराबर 0 हो, तो अधिकतम फ्लक्स निर्गत होगा। और मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ओके, इसके अलावा कोई भी अलग कोण होंगे, अगर मान लो 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो उसके अनुसार फ्लक्स है वो कम ज़्यादा हो सकता है। सॉरी। ओके, तो इसी के रेस्पेक्ट में देखिए, मैंने फाई बराबर ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए और 3 कंडीशन आपको बताई हैं। ई डी ए जब थीटा का मान 0, फाई बराबर 0 जब थीटा का मान π/2, और जब थीटा का मान पाई कर दिया जाए, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में है, इसका मतलब क्या होगा कि क्षेत्रफल अगर ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, तो फ्लक्स की डायरेक्शन, जो विद्युत बल रेखाएं उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, विपरीत दिशा में एक दूसरे के, तब उनके बीच में बनने वाला कोण हो जाएगा पाई, और तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस का ई डी ए। ओके, तो अपन न्यूनतम फ्लक्स जो है वो अपन ले रहे थे π/2 पर, जो 0 बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम फ्लक्स को अपन पाई पर भी ले सकते हैं, अर्थात न्यूनतम फ्लक्स और अधिकतम फ्लक्स के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 ई डॉट डी ए, अर्थात ई डी ए माइनस ई डी ए, ये हो गया ना। तो ये हो गया अपना डेल्टा फाई, ये हो गया थीटा बराबर 0 पर, और ये हो गया थीटा बराबर पाई पर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर 2 ई डी ए, ये डिफरेंस आ गया। पता है ये वाला अगर आप इक्वेशन देखते हैं तो ठीक अपन को मैकेनिक्स में या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स है, जो न्यूटन की फिजिक्स है, उसमें एक इससे रिलेटेड टॉपिक याद आता है। आप अगर कोई भी m द्रव्यमान की एक बॉल को v वेग के साथ दीवार पर टकराते हैं, दीवार की तरफ फेंकते हैं बॉल को,
और वह बॉल दीवार पर टकराती है, टकरा के बाउंस बैक होती है, वापस आती है। या किसी भी एक बॉल को अगर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी की सतह से टकराती है और ऊपर की ओर गति करती है। तो इस सिस्टम में कुल संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो तब उसका संवेग परिवर्तन कितना होता है 2mv, अर्थात mv संवेग जाने का और mv विद माइनस साइन आने का। तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, अधिकतम संवेग कितना हो जाता है mv माइनस इंटू माइनस mv, तो mv प्लस mv बराबर 2mv संवेग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्लक्स के बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फ्लक्स है वो अदिश राशि है, तब अपन फ्लक्स का मात्रक ज्ञात करेंगे कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो आप फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको बेसिक अगर मात्रक और विमाएं पता है तो आप फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो फाई ई बराबर ई डी ए, ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और एक डी ए क्या है, क्षेत्रफल। तो ई का मात्रक क्या होता है, ई के भी दो मात्रक होते हैं, एक तो वोल्ट प्रति मीटर होता है और एक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यहाँ पर अपन ने न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक बताया, ठीक है। और साथ में डी ए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया ना, एक मात्रक हो गया है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हो गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक। दूसरा मात्रक भी इसका हो सकता है फाई, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि अपन ने पता था, पढ़ा होगा ई बराबर माइनस का डी वी बटे डी आर, ये अपन ने कल पढ़ा था ना विद माइनस साइन। तो वी क्या है वोल्ट और आर क्या है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, तो फ्लक्स का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट प्रति मीटर मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स के दो मात्रक हो गए ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, ये दोनों फ्लक्स के मात्रक हो गए हैं अपने पास में। अब अपन चाहें तो इसमें फ्लक्स की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो देखिए विद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात करने के लिए अपन को बेसिक विमाएं पता होनी चाहिए। तो आप देखिए बेसिक विमा क्या है, सबसे पहले आपको फाई ई बराबर ई डॉट डी ए या ई डी ए एक ही बात है। यहाँ पर अपन वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जब विमाओं की बात कर रहे हैं तो अपन इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ई क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है क्षेत्रफल। अगर ऐसा है तो जेंटलमैन आप मेरे को बताइए ज़रा कि ई का जो मात्रक है वो क्या होगा, ई का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। अगर न्यूटन प्रति कूलम है तो ई की विमा बताइए। अब ई की विमा आपको ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको याद होनी चाहिए या फिर आपको सिंपल सी बल की विमा याद होनी चाहिए, क्योंकि बल बटे आवेश ई होता है। तो बल की विमा कितनी होती है, मैंने बताया ना आपको m1l1t-2 112। बल की विमा को याद रखना तरीका है 112 और 2 के ऊपर बार, 112 बार 2 के ऊपर, ये होगी विमा। तो इसको अपन लिख सकते हैं m1l1t-2, ये बल की बीमा आ गई। बल की बीमा आ गई तो इसमें आवेश की बीमा का भाग दे दीजिए। तो आवेश की बीमा क्या होती है A1T1, क्योंकि आवेश को अपन मूलभूत राशि करंट के रूप में लिखते हैं, करंट का मात्रक एम्पियर होता है और करंट की परिभाषा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं अपन। तो क्या होता है करंट मतलब इज इक्वल टू Q बटे T, तो Q बटे T है तो Q बराबर IT, I का मात्रक हो गया एम्पियर, T का मात्रक हो गया T, ओके। तो A1T1 आ गया। अब ये तो आ गया अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब साथ में डी ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो फाई ई, तो फाई ई का मात्रक अपन यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए आप देखेंगे m1 l1 तो ये है और 2 ये है, तो l3 t माइनस का 2 तो ये है और t नीचे डिनोमिनेटर हर में t1 हो रहा है तो t माइनस का 3 और एक ऊपर की तरफ जाएंगे तो a-1। तो इसका बीमा क्या हो गई है m1l3t-3 a-1, ये हो गया फ्लक्स की विमा। तो अपन ने फ्लक्स का मात्रक और फ्लक्स की विमा दोनों ज्ञात कर लिए। फ्लक्स एक्चुअल में है क्या, किसी भी बंद परत से प्रति एकांक क्षेत्रफल निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब सेम परिभाषा या सेम इसके ऊपर एक थ्योरम दी है, एक वैज्ञानिक थे गाउस, जिसको अपन गाउस थ्योरम बोलते हैं, गाउस की प्रमेय बोलते हैं। तो गाउस ने क्या कहा, गाउस ने बताया कोई भी एक क्लोज लूप या बंद परिपथ है, बंद परिपथ मतलब कोई भी एक ऐसा आयतन है जो किसी भी एक क्षेत्रफल से अटैच्ड है। तो जैसे कि अपन लेते हैं घनाभ गोला, तो वो
जो अपन ये इसका आयतन लेते हैं तो वह आयतन किसी क्षेत्रफल से अटैच है, उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है। तो ठीक है, ऐसे उसने बताया कोई भी परिबद्ध एरिया है, कोई भी बाउंडेड एरिया है, उस बाउंडेड एरिया या परिबद्ध क्षेत्रफल में कोई भी एक आवेश रखा हुआ है, तो उस आवेश के कारण से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। तो वह विद्युत बल रेखाएं उस क्षेत्रफल से बाहर की ओर निकलेंगी। तो जो बाहर की ओर निकलेंगी तो वो फ्लक्स के रूप में होंगी। तो उस फ्लक्स का मान होता है उसके अंदर परिबद्ध क्षेत्रफल के अंदर रखे हुए आवेश बट्टे विद्युतशीलता, जिसको अपन एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, उन दोनों का अनुपात, अर्थात Q बटे एप्सिलॉन जीरो। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि ये 2 नंबर में सवाल पूछते हैं कई बार, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। देखिए बंद पृष्ठ, ये एक बंद पृष्ठ है जिसको मैं कैपिटल एस बोलता हूँ। कैपिटल एस एक क्लोज लूप है, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स कितना है इसमें, बंद पृष्ठ से फाई, तो विद्युत का मान जिसको अपन फाई बोलेंगे, फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, तो इस पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध या इसे बाउंडेड आवेश कितना है, क्यू तथा विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इस बंद पृष्ठ से इस क्यू आवेश के कारण से उत्पन्न फ्लक्स का मान है वह इस बंद जो क्षेत्रफल है इसमें से अटैच जैसे परिबद्ध आवेश बट्टे एप्सिलॉन जीरो या बट्टे विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका बंद पृष्ठ से देखिए कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, फाई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन जीरो। ओके, ये हो गया है गाउस का नियम। ये गाउस का नियम है। तो अपन को पता है कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो अपन चाहें तो 4 पाई के बराबर 1 बटे एप्सिलॉन जीरो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, कि एक नियतांक है जिसका मान 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है, और उसको लिखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। और मान कितना होता है इसका आपको पता है, इसका मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, ये होता है। और जब एप्सिलॉन का मान ज्ञात करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर इसी को फ्लक्स को अपन थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए फाई बराबर 4 पाई के क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपन ने फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन जीरो लिखा था, तो उसको अपन फाई इज इक्वल टू 4 पाई के क्यू भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको K का मान दिया गया है। तो अगर आपको K का मान दिया गया है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है इसका मान। तो देखिए कोई भी सवाल अगर आप देखेंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, K का मान हो जाएगा 1 बटे 4 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9, ये हो गया ना। तो अपन चाहें तो 4 पाई के, तो 4 पाई के का मान भी तो लिख सकते हैं ना अपन 4 पाई के का। तो 4 पाई के इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चाहें तो ये 4 पाई को अपन इधर भी लेके आ सकते हैं, तो 36 पाई, तो 1 बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर 36 पाई गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मान आता है अपना। ओके, अब देखिए मैं कहूँ कि कोई आवेश है, अगर वह आवेश किसी भी गोलीय आकृति के किसी भी क्षेत्रफल के केंद्र पर रखा हुआ है, तो बताइए इसके कारण से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इसके कारण से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, क्योंकि सभी दिशाओं में फ्लक्स निकलेगा, तो निर्गत फ्लक्स का मान हो गया है अपना, ये हो गया है Q बटे एप्सिलॉन जीरो। Q बटे एप्सिलॉन जीरो कैसे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्रफल से परिबद्ध आवेश का मान कितना है, इस पूरे क्षेत्रफल से परिबद्ध आवेश का मान है जेंटलमैन Q बटे एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए एक कोई भी मैं कहूँ कि एक क्यूबिक फॉर्म में एक क्यूब है, एक घनाकार आकृति का एक डिब्बा है, उसके केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसके प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। इसका प्रत्येक फलक, ये देखिए फलक है ना 6 फलकों में बटा होता है, तो मैं कहूँ इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो इसके पूरे 6 फलकों से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q बटे एप्सिलॉन जीरो। तो किसी एक फलक से कितना होगा, किसी एक फलक से हो जाएगा इसका Q बटे एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 फलक हैं तो प्रत्येक से हो जाएगा Q बटे 6 एप्सिलॉन जीरो। ये Q बटे 6 एप्सिलॉन जीरो इसके प्रत्येक फलक से इसका मान बाहर निकल जाएगा। ओके, तो आज इस पर बेस्ड अपन ने कुछ 2 न्यूमेरिकल किए हैं और अपन ने इसके बारे में जानकारी ली है। कल से अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट सर्किट, दिष्ट धारा परिपथ। ओके, थैंक यू।